Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's begin with our next question. Consider the following statements regarding fundamental duties in the Indian Constitution. ठीक है, 10 fundamental duties were added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. करेक्ट स्टेटमेंट है. पिछले क्वेश्चन से आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेकर आए थे और यूएसएसआर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पायर होकर लेकर आए थे. ठीक है, दे वर इंक्लूडेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं. द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है. इसको आप ऐसे याद रखना, देखो 4A और 51A ये तो याद हो जाएगा. 11th जो ड्यूटी है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड की गई थी. ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है कि जो 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके जो गार्जियंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाए. ठीक है, मतलब उनकी ड्यूटी है ये. तो ये सिर्फ एक लौती ड्यूटी है जो 86 से ऐड की गई थी. उसके बाद में जो ड्यूटी है उसको निभाने के लिए तुम्हारे पास स्वर्ण मतलब सोने का तुम्हारे पास वो दिमाग होना चाहिए, तभी तुम ड्यूटीज़ निभा पाओगे. तो इसको ऐसे याद रख लेना कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था. ठीक है, ये रहा 1976. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. देखो इन वर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है, इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है, इन रिलेशन विद फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो देखो अपन सबसे पहला देखते हैं, द 44th अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें पता है कि 42nd ने बोला था, 44th ने नहीं बोला था, तो ये इनकरेक्ट हो गया. इसके बाद में द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एक्सपेंडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट. अभी मैंने आपको बताया कि 86 अमेंडमेंट से 11th ड्यूटी ऐड की गई थी, तो ये करेक्ट हो गया. उसके बाद में सेकेंड हटा दो, आपके पास आंसर ऐसे ही आ गया कि आपको पता है कि पहला गलत है, तो सेकंड हटाने के बाद आपके पास आंसर आ चुका है. फिर भी अपन बाकी के जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं कि अगर PYQ उन्होंने रिपीट किया तो आपको एटलीस्ट आंसर पता होना चाहिए. आर्टिकल 51A एंटेल्स रिस्पेक्ट फॉर इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. करेक्ट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्लिग्स पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. ये अभी आपको मैंने बताया, ये कौन सी ड्यूटी है? 11th ड्यूटी. आ रही बात समझ में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, ये तो रिपीट हो गया स्टेटमेंट. देखो ऐसे PYQ रिपीट होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से जो स्टेटमेंट्स है वो पढ़ने हैं, यहीं से चीज़ें रिपीट हो गई, यहीं से बनेगा सवाल. ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. फंडामेंटल राइट्स जो है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, अभी पढ़ के आए हम लोग. उसके बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. उन्होंने 10 की 10 नहीं की थी, उन्होंने 8 ही रिकमेंड की थी. ठीक है, तो ये हो गया बोथ A and 2 आर करेक्ट. ठीक है, उसके बाद में ये ओरिजिनल रिकमेंडेशन ओनली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डैश इज इशू टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट or tribunal from exceeding its jurisdiction which is not legally vested or acting without jurisdiction or acting against the principle of natural justice. देखो ये हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये ऐसा कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी रिट है जो इशू की जाती है कि किसी भी इन्फीरियर कोर्ट या जो लोअर लेवल पे जो कोर्ट है या जो ट्रिब्यूनल्स है वो अगर अपना दायरा बाहर क्रॉस कर रहे हैं, वो अपना जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर कुछ एक्ट कर रहे हैं या कोई जुरिस्डिक्शन ला रहे हैं, तो वो जो है वो जो नॉट लीगली उनके राइट में है, मतलब लीगली वो वैलिड नहीं है, वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल अगर वो कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन सी रिट इशू की जाती है. ठीक है, तो देखो क्यू वारंटो जो होती है वो क्यों इशू की जाती है, इसका आंसर होता है बाय व्हाट अथॉरिटी. ठीक है, इफ़ यू आर सिटिंग एट सर्टेन पोस्ट, ठीक है, और आप वहाँ पे बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है, तो तुम वहाँ कैसे बैठे हो, उस सवाल का जवाब बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यू वारंटो, ये तब पूछा जाता है. ओके, उसके बाद में हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ. सबको पता है, ये तो बहुत ही बेसिक है. नहीं पता तो ऐसा होता है कि जही जिसको तुमने अरेस्ट कर लिया, जो तुम्हारे डिटेंशन में है, तो तुम उसको कैसे रख रहे हो उसका तुमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. दैट सॉर्ट ऑफ हैबियस कॉर्पस. ओके, मैंडेमस इज टू कमांड. ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे कमांड की स्पेलिंग ये होती है, तो MAND कमांड में और MAND मैंडेमस में. ठीक है, कि अपन किसी को कमांड कर रहे हैं, जैसे दिस इज योर सर्टेन ड्यूटी एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग इट, तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हो तो कोर्ट तुमको कमांड दे सकता है. ठीक है, ये इसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है. जब आप इसको अपने चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि इसमें भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, पर किस किस को कमांड दी जा सकती है वो बताया गया है. ठीक है, तो ये हो गया, ये तीनों अपन हटा देंगे. इसका आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन, और नाम से समझ आ रहा है प्रिवेंट और प्रोहिबिशन. अरे बात समझ में?
नेक्स्ट देखो ये रहा प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ठीक है, रोकना। एक होता है, एक सेकेंड, ये रहा टू हैव द बॉडी मैंडेमस वी कमांड क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। ये हैबियस कॉर्पस मैंने बताई थी आपको कि पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट में अगर कोई इलीगल डिटेंशन हो रहा है तो उससे रिलेटेड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो अ हाउसमेट गेट्स हर 12-year-old डॉटर, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प in her work as a house cleaner at a residential colony instead of sending her to school. Which fundamental duty is violated? कि एक हाउसमेड है वो अपने 12 साल के बच्चे को स्कूल ना भेज के अपने घर किसी के घर का घर क्लीन करने के लिए लगा रही है रेजिडेंशियल कॉलोनी में, तो कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो वायलेट की जा रही है, ठीक है। तो देखो यही होगा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन इन हिज और हर चाइल्ड। बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है। 11th ड्यूटी जो थी 86 अमेंडमेंट से की गई थी 2002 में। रिपीट हो रहा है ना सवाल, डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछेगा वो वही जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये ब्रदरहुड वाला और ये नेशनल सर्विस और ऑब्जर्व वायलेंस, ये सब ऐसे बकवास है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अ सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ अंडर राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 19 to 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्टिवली प्रोवाइड द राइट टू इक्वालिटी, नहीं, आर्टिकल 14 to 18 प्रोवाइड फॉर राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले तो, ठीक है। ये सबको पता होता है कि आर्टिकल जो 14 से 18 होता है ना वो होता है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद में नहीं। और ये वाला जो फर्स्ट है ये तो करेक्ट है, ये हमें पता है कि इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अरे बस समझ में, तो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18, फ्रीडम है ये 19 से 22, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, करेक्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 32 में यही मेंशन है। उसके बाद में आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लीगल एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखो ये सेम बात बोली है इसने, बट इसने घुमा के बोली है, ठीक है। पहले में इसने बोला कि 32 में राइट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, फिर कह रहा है 19 में ऐसा है कि लीगल एनफोर्समेंट कर सकते हो तुम फंडामेंटल राइट्स का। अरे यार लीगल एनफोर्समेंट क्या होता है, कोर्ट में जाना ही तो होता है। अगर वो 19 में लिख रहा है तो 32 में क्यों लिखेगा, और 32 में लिख रहा है तो 19 में क्यों लिखेगा। सबको पता है कि 32 में है, ये बहुत ही कॉमन आर्टिकल है, ये आर्टिकल्स रट जाने चाहिए आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। 19 में तो वो 6 है ना भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग, तो वो 19 में आ रहा है, ओके। ये रहा 6 फ्रीडम्स, अरे बात समझ में, स्पीच का, असेंबली का, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ये सब आ रहा है 19 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये चीज़ याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ये वर्ड मत भूलना, ओके। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था बाद में डिलीट कर दिया गया, तो वो कौन सा था, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी है, ये भी है 32 में, और ये भी है 29-30 के आसपास। तो ये जो है ए वाला ये नहीं था, इसको रिमूव कर दिया गया था, फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A में। अरे बात समझ में, तो ये प्रॉपर्टी वाला था वो 19 में था, ठीक है। जो आर्टिकल 19 है ना उसमें 6 चीज़ें हैं, तो उसमें 7वां भी था ये प्रॉपर्टी वाला, बट इसको बाद में हटा दिया गया था और उसको 300A में ऐड कर दिया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट एज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स। देखो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, एक सेकेंड में लिख देती हूँ यहाँ पे, 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो आर्टिकल्स है ये सिर्फ सिटीजन्स के पास है, ठीक है। जो इंडिया के सिटीजन्स होंगे उन सबको ये राइट्स मिलेंगे, बाहर वालों को ये राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। 29 और 30 जो है वो कल्चरल राइट्स है, ठीक है। 19 जो है वो फ्रीडम वाले जो 6 मैंने आपको बताए, और 15, 16 में इक्वालिटी की बात हो रही है, ये एम्प्लॉयमेंट की इसमें, और इसमें इक्वालिटी, रिजर्वेशन वगैरह, ओके। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स, मतलब दोनों को, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखना मैं आपको बताती हूँ, ये है आर्टिकल 21 में, उसके बाद में ये 21A में, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला ये आता है आर्टिकल 29-30 में, और ये भी आता है 29-30 में, और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये आता है 16 में। तो आपके सामने है कि ये तीनों तो
आ ही रहे हैं सिर्फ इंडियंस के पास, और ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन वाला वो दोनों के पास है, ठीक है। ये आंसर आ गया डी। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको कि आर्टिकल कौन से वाला होगा, 21A वाला, ठीक है, जो कि दोनों के पास है, फॉरेनर्स के पास भी और इंडियंस के पास भी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैव सिग्नेचर्स विद इंस्ट्रक्शन दैट पब्लिक शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स। तो इनमें से ये कौन से ड्यूटी है, देखो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पे वॉल्स पे कुछ नहीं लिखना है, तो ये इनमें से कौन सी पब्लिक ड्यूटी है, ठीक है, आपको देखते ही पता लग जाएगा। देखो, टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस, तो ये नहीं, ठीक है, आप नेशनल सर्विस थोड़ी दे रहे हो, आप तो बस कुछ प्रिवेंट करो कि आप ये चीज़ें ना करो, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, यही करेक्ट स्टेटमेंट है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना। आ रही बात समझ में, तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी अभी पढ़ गए हम, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये भी करेक्ट है। टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेज, अगर ये फंडामेंटल ड्यूटी होती तो आज हर कोई डिफेंस फोर्सेज में नहीं होता, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज वाला ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, मैंने आपको भी बताया था, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी क्यू वारंटो, एज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन एनी फंडामेंटल ड्यूटी बिकॉज, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं थी, ठीक है। इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड, कि शुरुआत में क्या था कि हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म करे, ठीक है, इसलिए नहीं डाली थी। दूसरा कह रहा है, इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज वर पनिशेबल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि भाई इनिशियली क्या था कि फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो पनिशेबल थी, कि अगर तुम ड्यूटी फॉलो नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करना अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विलिंगली, ये सोचा गया था कि जो सिटीजन्स है वो जो ड्यूटी है वो अपनी मर्जी से खुद ही फॉलो कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ है, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फोर्सफुली, कि जो सिटीजन्स है वो ड्यूटी फोर्सफुली फॉलो करेंगे। इनमें से सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा है, ऑफकोर्स ये वाला कि उन्होंने सोचा होगा कि ड्यूटीज तो अपने आप फॉलो कर ही लेंगे, उनको क्या समझाना है क्या लिखना है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर उनको फोर्सफुली ही ड्यूटी फुलफिल कराना होता तो वो लिखते ना, मेंशन करते, उसको पनिशेबल बनाते, फोर्सफुली कराना होता तो ये तीनों ही इनकरेक्ट है, ओनली सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following is not a fundamental duty of an Indian constitution? To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to safeguard public property and to observe violence, ये तो करेक्ट अभी पढ़ गए हम लोग। to vote in public elections, ये sovereignty वाला भी है, unity integrity वाला। फिर to value and preserve the rich heritage of our composite culture, ये भी करेक्ट है। ये वोट वाला नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, जैसे पॉलिसी पॉपुलेशन कंट्रोल वाली, हम दो हमारे दो, ठीक है, उसके बाद में वोटिंग वाली या टैक्स देना, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना ये इन्होंने डाली ही नहीं, ठीक है, ड्यूटी में, तो ये तीनों चीज़ें नहीं है। आप सोचोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, होगा ही होगा, तो नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है वो डील करता है अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो मिलिट्री वाले कैसे होते हैं, जैसे जिनके आगे लेफ्टिनेंट वगैरह लगा होता है तो वो टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ एकेडमिक डिस्टिंक्शंस यानी जो PhD होल्डर्स होते हैं वो डॉक्टर लगाते हैं नाम के आगे, तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सेप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट ए। उसके बाद में आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 जो है वो इन्हीं से डील करता है, एक तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक चाइल्ड लेबर और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आ रही बात समझ में, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, आर्टिकल 23 और 24 दो है ना, तो जो 24 जो है वो चाइल्ड लेबर के लिए है, ठीक है, और ये जो है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये आर्टिकल 23 है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ये हो जाएगा करेक्ट, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ये रहा, ठीक है। आर्टिकल 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सबको पता है ये।
नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम टाइम ऑफ अरेस्ट ही विल बी एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन द रिट ऑफ। अगर देखो किसी को अरेस्ट किया गया, ठीक है, और उसको मैजिस्ट्रेट के आगे नहीं पेश किया गया विद इन 24 आवर्स उसके अरेस्ट के, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। कौन सी रिट पे? हैबियस कॉर्पस। ऊपर पढ़ के आए अभी हम, टू हैव द बॉडी ऑफ। उसके बाद में आर्टिकल 14 गारंटीज राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ and right to equal protection of the laws. Article 15, 16, 17 are also part of right to equality under the Constitution of India. ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें पता है कि आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी होता है। ठीक है, तो 15, 16, 17 भी राइट टू इक्वालिटी हो गए। उसके बाद में देखो आर्टिकल 14 जो है वो गारंटीज कहता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो Article 26C of the Indian Constitution grants every religious denomination the right to own and acquire movable and immovable property. ठीक है, 26C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है कि किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि वो ऑन कर सकता है प्रॉपर्टी को, मूवेबल या इनमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और 26B क्या कहता है? गिव्स द राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी टू रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या समझाया था, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले ना वो बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग थे, वो सेम बात 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। उन्होंने ये चीज़ किसी एक में लिखा है, दोनों में नहीं लिखा है, तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरी चीज़, ये 26C में लिखा गया है कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऑन करता है। उसके बाद में कोई भी टेम्पल है, जैसे राम मंदिर है, ठीक है, या फिर और कोई टेम्पल है या फिर कोई चर्च वगैरह है, तो दे कैन ओन अ सर्टेन प्रॉपर्टी मूवेबल या इनमूवेबल। ओके, उसके बाद में हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 26C, हाँ 1 ओनली बी वाला आंसर। उसके बाद में विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी नो डबल जियोपैरिडी। हम पढ़ के आए थे, ठीक है। अभी तो इसमें से आर्टिकल 20 में हमें पता है, तो कोई कितना बारीकी से पूछा कि 20 में भी कौन सा, तो मैंने आपको याद करवाया था डबल से 2, नो डबल जियोपैरिडी। ठीक है, तो आर्टिकल 22 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकियों में क्या है, 21(1) में क्या लिखा है कि अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉज। ठीक है, कि आपने अभी लॉ बनाया है और कल उसको वो कर दिया, ठीक है, कल किसी का मर्डर कर दिया, और आज तुमने लॉ बनाया है कि मर्डर करना कानून के खिलाफ है, तो जो कल मर्डर किया है वो इसके अंडर नहीं आएगा। ठीक है, क्रिमिनल लॉज की बात करें, नो एक्सपोज फैक्टो लॉज, तो ये आया 21 में। थर्ड में क्या है, बैंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि तुम खुद के खिलाफ गवाह नहीं बन सकते हो। ठीक है, कि तुम खुद के खिलाफ गवाह बन रहे हो तो वो नहीं हो सकता। तुम ये बता सकते हो कि भाई जैसे किसी ने मर्डर किया तो वो ये बता सकता है कि उसने चाकू कहाँ छुपाया है या उसके खिलाफ प्रूफ्स कहाँ है, बट उसको खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये वो कह दे कि हाँ मैंने मारा, तो ऐसा नहीं होता है। दे नीड सम प्रूफ टू प्रूव दैट। ओके, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद को ही सेल्फ इंक्रिमिनेशन करना नहीं करवा सकते हो, ये 3 में है। पहले में एक्सपोज फैक्टो लॉ है और 2 में डबल जियोपैरिडी। ओके, नेक्स्ट देखो, विच कमेटी हैज सजेस्टेड अ पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि कोई पेनल्टी या भाई कोई पनिशमेंट तो लगाओ, कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी जो नहीं फॉलो कर रहा है उनको कोई पेनल्टी दो, कोई पनिशमेंट लगाओ। तो ये इनमें से कौन सी कमेटी ने बोला था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। अरे बस मुझे इसी ने फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड की थी और इसी ने ये बोला था कि भाई इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाओ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 16 इसी में है रिजर्वेशन की चीज़ें, तो ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। इसमें लिखा गया है कि भाई ये रिजर्वेशन है वो कोई इनइक्वालिटी नहीं है। ओके, ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी है। अरे बात समझ में, सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या होता है कि जैसे 3 लोग हैं, ठीक है, तो इसकी हाइट बड़ी है, ठीक है, और इसको वॉल के उस तरफ अगर कुछ देखना है तो इसको कुछ चाहिए नहीं, पर इसको सर्टेन नीचे ब्रिक्स चाहिए, इसको 2 ब्रिक्स से हो जाएगा काम, और इसको बहुत सारी ब्रिक्स चाहिएगी तब वो इतना ऊपर पहुंच पाएगा। तो इनको इक्वल दिखाने के लिए हम जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, इसको कहते हैं सब्सटेंटिव इक्वालिटी। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द पर्पज़ ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि कल्चरल और एजुकेशन राइट्स जो है 2930 में, तो उसका मेन पर्पज़ क्या है? पहला है टू प्रमोट अ पार्टिकुलर रिलीजन, टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, टू प्रोटेक्ट द मेजोरिटी कम्युनिटी, या टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इनमें से जो मेजर है वो क्या होगा? तो देखने से समझ आ रहा है ये बी वाला, क्योंकि लैंग्वेज कल्चर और रिलीजन जो है उसको प्रोटेक्ट करना ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। वैसे जो है 29 और 30 दो आर्टिकल है, एक मैं आपको बताती हूँ, ये रहा 29 और 30 दो आर्टिकल है। ठीक है, तो जो उसमें एक में तो होता है कि सबके जो है कल्चर वगैरह उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, एक में मेजोरिटी की बात की गई है, एक में सबकी बात की गई है, और एक में माइनॉरिटी की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सेबल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से क्या एनफोर्सेबल है कि भाई जिसके वायलेट होने पे तुम कोर्ट में जा सकते हो? ऑफकोर्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि प्रियम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये तीनों ही एनफोर्सेबल नहीं है, इनके वॉयलेशन पे यू कांट रीच कोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आंसर आ गया। Which of the following statements is false about the right to freedom of religion mentioned in the Indian Constitution? जो incorrect है वो बताना है। ठीक है, It provides freedom to manage religious affairs, correct है, सारे जो है वो अपने religious affairs खुद से देखते हैं। It provides freedom of worship, correct statement है। It is mentioned in article 25 से 28, तो ये भी correct statement है। It mentions that state has its own religion. India is not a theocratic state. ठीक है, थियोक्रेटिक स्टेट वो क्या होता है कि जहाँ पे किसी रिलीजियस हेड की चलती है, जैसे ईरान। ठीक है, वहाँ पे रिलीजियस हेड है खलीफा जिसकी चल रही है। ठीक है, सॉरी नॉट जो भी है वो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली जो मैं समझा रही हूँ समझना कि ईरान का जो है वो रिलीजियस हेड है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी रिलीजियस हेड की चलती है, बट अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट के पास कोई खुद का रिलीजन नहीं है। तो ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, प्रियम्बल में मेंशन है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल में विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिर्फ 20 और 21 ही तो सस्पेंड नहीं कर सकते हो। अरे बात समझ में, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल तुम सस्पेंड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये इनकरेक्ट है, तो हमारा इनकरेक्ट ही पूछा है तो यही वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी तीन भी देख लेते हैं। दे आर जस्टिसेबल, आर्टिकल 32 में पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, ये भी हमें पता है कि ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दिस, तो जो स्टेट को रोकता है तो वो अपने आप में नेगेटिव हो गया ना। उसके बाद में कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी में, बट आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द सेलिब्रेशन, एक सेकेंड, ये 44th अमेंडमेंट का कहाँ मेंशन है? ये रहा, ये अमेंडमेंट 1978 में किया गया था, 20-21 वाला। ठीक है, कि भाई बाकी सारे राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं बट 20-21 वाले नहीं किए जाएंगे। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस ईद होली इन अ स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन लर्न फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज, कि अगर किसी स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली तीनों सेलिब्रेट किए जा रहे हैं तो वो चिल्ड्रन में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज उनको लर्न करने के लिए कह रहा है? ठीक है, तो ऑप्शंस आर टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, नहीं, डिफेंस से रिलेटेड हो गया ये। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिस्ट थोड़ी बन गए वो होली खेलने से या क्रिसमस बनाने से। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी बचा रहे हैं वो, क्रिसमस ईद होली खेल के स्कूल में खेल रहे हैं। टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा निभा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, डरना नहीं है एग्जाम में, तो आप इजीली कर ले जाओगे उन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एम क्या है फंडामेंटल राइट्स का? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट,
टू हैव एन ऑब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। देखो ऑब्सोल्यूट तो वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है। ऑब्सोल्यूट मतलब ऐसा होता है कि तुम कुछ भी करो, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो तुम कुछ भी अनसंड बोलो या तुम कुछ भी एक्सप्रेस करो, ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है, तुम कुछ भी कचरा करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसा नहीं है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कुछ नहीं कह सकते हो, तुम नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, तुम जो देश के जो सीक्रेट्स है वो तुम बाहर रिवील नहीं कर सकते हो, तुम देश की हानि नहीं कर सकते हो। दे आर सो मेनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स। तो ऑब्सोल्यूट तो है ही नहीं कहीं पे, ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव होता है। जहाँ ये वर्ड देख लो ना तुम एग्जाम में, वहीं उसको क्रॉस ही कर देना, मतलब 90% चांसेस होता है, एक बार फिर भी पढ़ लेना, बट ऑब्सोल्यूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, हर चीज़ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसके बाद में देखो टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, क्या फंडामेंटल राइट सिर्फ इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आया था? बट अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये पहले तो ये बात बताओ कि फंडामेंटल राइट्स कौन से जस्टिस के लिए आता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। देखो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए DPSP लेकर आए हम लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबका भला अगर उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो वेलफेयर स्टेट DPSP लाया है। उसके बाद में इकोनॉमिक जस्टिस नहीं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स लाए हैं, जैसे रिजर्वेशन, इक्वालिटी, एजुकेशन, स्पीच फ्रीडम, और ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, ओके। नेक्स्ट देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स व्हाइल एडजुडिकेटिंग एनी मैटर, ठीक है। ये कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इनमें से क्या है, वो एनफोर्सेबल तो नहीं है, पर कोर्ट उनको ले सकता है अकाउंट में। अगर वो किसी, देखो अगर कोर्ट के सामने कोई केस है, ठीक है, और वो कंफ्यूज है कि भाई इस बात में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो वो ड्यूटी से इंस्पिरेशन ले सकता है कि अच्छा ये ड्यूटी है। जैसे सपोज कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, और उसने इन्वेंट कर लिया, बट उसने जो है वो खुद से किया है, उसने स्टेट के रिसोर्सेज भी यूज़ किया, कुछ मतलब उसने कुछ रॉन्ग मेथड से उसने कुछ इन्वेंट कर लिया, सपोज करो, ठीक है, कि उसने जो समुद्र का पानी है उससे उसने वो बना लिया, फ्यूल बना लिया टू रन द बाइक्स एंड ऑल, ठीक है, बट उसने ये जो चीज़ें की है वो इलीगल तरीके से की है, कि इलीगल तरीके से सामान इकट्ठा करना एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब कोर्ट को ये बताना है कि ये भाई ये लीगल है या इलीगल है, तो उसको नहीं समझ आएगी कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल है कि नहीं लीगल है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से इंस्पिरेशन ले सकता है कि जैसे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना एक ड्यूटी है, तो इसको सही कराना, सही बोला जा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स। तो ऐसा अगर कुछ लग रहा है उनको कि भाई उनको नहीं समझ आ रहा है, तो वो ड्यूटी से पढ़ के और वो सोच सकते हैं कि इस केस में ये होना चाहिए, ठीक है, हालांकि ये एनफोर्सेबल नहीं है। अरे बात समझ में। अब बताओ इनमें से क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज रेगुलेटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी यानी किसी लॉ से नहीं आई है, स्टैट्यूटरी यानी किसी लॉ से आई है, किसी एक्ट से आई है, और उसके बाद में कॉमन है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो स्टैट्यूटरी है। अरे बात समझ में, रेगुलेटरी तो नहीं है और नॉन स्टैट्यूटरी भी नहीं है ना लॉ से, तो और कॉमन भी नहीं है, स्टैट्यूटरी है, ठीक है, कोई कॉमन नहीं होता है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना कोई कॉमन बात नहीं है। अरे बात समझ में, स्टैट्यूटरी कैरेक्टर है क्योंकि ये पार्ट 4A में मेंशन्ड है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट लॉज भी बनाए गए हैं इन ड्यूटीज़ को निभाने के लिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। नेशनल फ्लैग को तुम ऐसे नहीं कह सकते, पहले तो हम नेशनल फ्लैग अपने घर पे भी नहीं लगा सकते थे, ठीक है, ये अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ें हुई है कि अपन घर पे लगा पा रहे हैं, तो वी हैव टू गिव मोर रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग। तो हमने ये ड्यूटीज़ वैसे अपने आप में एनफोर्सेबल नहीं है, बट हमने सर्टेन एक्ट्स लेकर आए हैं जिससे हमने इनको एनफोर्सेबल बना दिया है, कुछ कुछ को, सबको नहीं। उसके बाद में 280 में द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 51A(c). तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 51A के C में मेंशन है ये कि सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, ठीक है। 51A(d) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस, देखो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है ये, सेम पैटर्न कि एक ही बात को दो बार ही क्यों लिखेगा, इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, तो कौन सा करेक्ट है, C वाला, ठीक है। C यानी C कौन सा नंबर पे आता है, ABC 3rd नंबर पे, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी 3 मेंशन है, तो इससे ऐसे रिलेट कर लेना, थोड़ी रीजनिंग डालो, चीज़ें याद हो जाएगी, ओके। D में क्या मेंशन है, focuses entirely on defending the sovereign borders, delivering actual national services when requested by the nation. D में ऐसा है, D से ऐसा याद रखना, D से डॉग, जो डॉग्स हैं वो भी हमारे नेशनल सर्विसेज में लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी डिफेंस में काम करते हैं, तो नेशनल सर्विस के लिए डॉग्स भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो इसको ऐसे याद रखना D से, ओके। नेक्स्ट देखो
The Central Bank of India or the Reserve Bank of India was created before independence in the year 1934. The recommendation to create a central bank was made by the commission called, इनमें से कौन सी कमीशन ने ये रिकमेंड किया था to make a central bank? तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, पहली बात तो राजा चिलिया, कोठारिया और नरसिम्हन। ठीक है, ये तीनों इंडियन नेम्स है, एक यही फॉरेन नेम है, तो आप इसको थोड़ा अगर नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी टिक कर सकते हो कि इन्हीं का सुना होगा 1934 में, आज़ादी से 15 साल पहले। तो उस टाइम ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम इंडियन कमेटी बना रहे हो और उसकी इतनी ईजिली बात नहीं मानी जा रही है सेंट्रल बैंक की। तो आंसर विल बी हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद में बाकी देख लेते हैं। चिलिया कमेटी किस लिए बनी थी? एड्रेस टैक्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, और नरसिम्हन कमेटी प्राइवेटाइजेशन उसका बैंकिंग सेक्टर को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, 1990s में। उसके बाद में पीके थंगन कमेटी 1989 रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अलोंग विद प्रोविजंस फॉर रेगुलर इलेक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो पीके थंगन कमेटी है उसने 1989 में पंचायती राज के लिए ये चीज़ें रिकमेंड की थी। उसके बाद में अशोक मेहता कमेटी ने 1977 में पंचायती राज सिस्टम को स्टडी किया और बोला कि 2 टायर स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3 टायर सिस्टम। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आ रही बात समझ में? तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा ये कमिटीज़ कि कौन सी कमेटी कौन से ईयर में आई थी और उसने क्या रिकमेंड किया था। ठीक है, रिकमेंडेशंस आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग commissions or committees identified the existence of legal provisions for the implementation of some of the fundamental duties। ठीक है, इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ लीगल प्रोविजंस होने चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, वैसे सरकारिया कमीशन और राजमन्ना जो कमीशन है ये सेंट्रल स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 में आई थी। ठीक है, और इसने क्या किया था कि जो लीगल एनवायरनमेंट वगैरह वाली चीज़ें ना उन पे उसने वो किया था, और उसने ऐसे बोला था कि जो ड्यूटीज़ है उनको लाने के लिए उसने आइडेंटिफाई किया था कि जो ड्यूटीज़ है उनको लाने के लिए लीगल लॉज जो हैं वो है, प्री एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल लॉज है, जो भी ड्यूटीज़ वगैरह है उनको वो करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, which of the following committees has recommended the inclusion of chapter on the fundamental duties in the Constitution of India and stressed that the citizens should become conscious that in addition for the enjoyment of rights they also have certain duties to perform। इनमें से कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करना चाहिए ताकि सिटीजन्स जो है उनको पता होना चाहिए कि उनके पास राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी है जो उनको परफॉर्म करनी है? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी हम यहाँ पढ़ के आए थे अभी ऊपर। नेक्स्ट देखो, The Dutt Committee was associated with the Industrial Licensing Policy Inquiry। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दत्त नाम से याद रखना कि भाई दत्त बड़ा नाम हो सकता है, तो इंडस्ट्री को लाइसेंस दिलाने वाली जो पॉलिसी या इंक्वायरी है उनमें दत्त जी को बिठाया गया था। ठीक है, द गडगिल कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ठीक है, तो देखो सेम चीज़ के लिए 2 कमेटी मेंशन की गई है, और हम ऊपर से अगर आपको नहीं भी आता तो हम ऊपर पढ़ के आए थे कि सेम के लिए 2 कमेटी मेंशन की गई एक साथ, तो एक ही करेक्ट है और फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकंड वाली इनकरेक्ट है। अरे बात समझ में? तो सारी जगह ये नहीं होगा, बट कुछ कुछ जगह ये चीज़ अप्लाई हो रही है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसमें तो ये अप्लाई हो ही रहा है कि सेम चीज़ 2 बार ही नहीं लिखी जाएगी, बट कमिटीज़ का थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो गडगिल कमेटी है ना वो वेस्टर्न घाट के जो इकोसिस्टम है या वहाँ जो बैलेंस वगैरह मेंटेन करना है एनवायरनमेंट में, तो उससे रिलेटेड था। ठीक है, गडगिल कमेटी। In November 2022, the Supreme Court upheld the 10% reservation of EWS quota. This EWS reservation was granted on the basis of the recommendation from which of the following commission? ठीक है, कि इनमें से कौन से कमीशन के बेसिस पे जो EWS का रिजर्वेशन कोटा है उसको लाया गया था, ग्रांट किया गया था? तो देखो सबसे पहले तो मंडल कमीशन में बात हो गई थी। ठीक है, बट बाद में ये जो है ये लाया गया था सिन्हो कमीशन। ओके, सिन्हो विल बी द आंसर। देखो सरकारी कमीशन जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन की है। ठीक है, काका कालेकर कमीशन, केलकर जो कमीशन है वो शायद ट्राइब से रिलेटेड था आई गेस, और मंडल कमीशन जो है वो बना था पहले, उसमें 27% कोटा की बात की गई थी ओबीसी से रिलेटेड। और सिन्हो कमीशन जो है वो 2005 में बनाई गई थी कि उसने बोला था कि EWS होना चाहिए। ठीक है, और बाद में इसको वो कर दिया था 103 अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। इनमें से किसको चेयरमैन बनाया गया था ऑफ द सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन? तो आंसर विल बी पीवी रेड्डी। ठीक है, आप सेकंड पे कमीशन के हेड चेयरमैन बनने के लिए रेडी हो? तो उन्होंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ, पीवी रेड्डी। ओके, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे ये, और इट वाज फॉर्म्ड इन 2017। ओके, द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 एंड द तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट 1945 आर एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों में से किसी भी कोई भी वे में फंडामेंटल राइट्स से वो हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स, नहीं, स्वर्ण सिंह कमेटी वाज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स, और जो सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है इट वाज एसोसिएटेड विद सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। ये सरकारिया कमीशन फेडरल रिलेशंस यानी सेंटर स्टेट का रिलेशन से रिलेटेड थे, सरकारिया कमीशन दोनों सरकारों के बीच में सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सरकारिया कमीशन 1983 रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी नॉन पार्टीशन। जब मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि जो सरकारिया कमीशन है इट वाज फॉर्म्ड टू सॉल्व दिस सेंटर स्टेट रिलेशंस और फेडरल मैटर्स, तो अगर उसने ये जो है ये रिकमेंडेशन दे भी दी तो कोई उसमें डाउट करने वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है, बोल दिया होगा कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो नॉन पार्टीशन होना चाहिए, कोई पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, तो वन विल बी द करेक्ट आंसर। फैजल अली कमीशन रिकमेंडेड गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड ऑन अ नॉन पार्टीशन बेसिस। देखो सेम चीज़ है, बोला कि 1953 में फैजल अली ने बोला था, 1983 में सरकारी कमीशन ने बोला था, तो सेम चीज़ दो बार लिखी गई है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है इनका पैटर्न कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा वन ओनली, सरकारी कमीशन वाला वी आर श्योर। ओके, उसके बाद में फजल अली जो कमीशन है इट वाज फॉर्म्ड फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा ना जो एक्ट आया था, फिर 7th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे उसके बाद में, तो ये फैजल अली कमीशन ने जो रिकमेंड किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप बना सकते हो, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, Constitution Review Commission chaired by Dash recommended some initiatives to be taken by the government for successful implementation of the fundamental duties। अब इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंज लाने के लिए बनाई गई थी या जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया था। तो आंसर हो जाएगा MN वेंकटाचलैया कमीशन। ओके, इसका तो पढ़ लेते हैं। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 2000 में बनाई गई थी, उसका चेयरमैन कौन थे? चीफ जस्टिस MN वेंकटाचलैया। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से याद हो जाएगा। The Mandal Commission 1979 recommended 27% reservation for OBC candidates in central government jobs and public sector undertaking। करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी पढ़ के आए थे हम लोग। द कोठारिया कमीशन रिकमेंडेड 20। देखो सेम बात दो कमीशन नहीं बोल रहे हैं, एक नहीं बोला है, मंडल कमीशन ने बोला है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में एक सेकेंड, ये ऊपर जो है ना अपन ने ये वाला जो पढ़ा था इसमें एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको एक और बता देती हूँ। ये जो यूसी बनर्जी है इन्होंने ना वो गोधरा इंसिडेंट हुआ था ना, उसकी जो वो थी उसको इन्होंने हेड किया था, यूसी बनर्जी ने। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं आगे, मंडल कमीशन वाला हम कर चुके हैं। कोठारिया कमीशन किस लिए था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने के लिए 1964 में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह के लिए कोठारिया कमीशन वॉज फॉर्म्ड 1964 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। इनमें से किसके पास पावर है कि वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है जो यूनियन और स्टेट्स दोनों में कॉमन हो? ठीक है, तो पहला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय इशूइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना सकता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट अकेले नहीं कर सकता है ये। यूनियन कैबिनेट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, यूनियन कैबिनेट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से ये चीज़ कर सकता है। इनकरेक्ट है भाई, कॉमन है तो स्टेट से कौन पूछेगा। उसके बाद में द प्राइम मिनिस्टर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बना देगा चीफ मिनिस्टर के। फिर लेजिस्लेचर में जो चूज़ करके हम एमएलए बिठाए हैं हमने, वो क्यों बिठाए हैं कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर से पूछना है? तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड दैट राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स, तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और उसके बाद में स्पेशल मेजॉरिटीज पास होना चाहिए उनका रेजोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग यही वाला है, जो तुमको सबसे कन्विंसिंग लग रहा है ना, अगर तुमको नहीं आता तो तुम्हें उसी पे टिक करना है। तुम्हारी अंतरात्मा जिस पे कह रही है तुम्हें उस पर टिक करना है। वैसे ही आर्टिकल 312 में मेंशन है कि ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए राज्यसभा को पास करना होगा एक वो उसमें रेजोल्यूशन
not less than 2/3 of the member present in voting, which means a special majority. According to the Constitution of India, what is the quorum required to constitute a meeting of either house of the parliament? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से बताना है, तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताना है कि क्या quorum रिक्वायर्ड है कि भाई दोनों हाउस में से किसी एक ही हाउस की मीटिंग करनी है पार्लियामेंट में, तो कौन सा quorum, कितने लोग होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, कि भाई जैसे स्कूल में टीचर कहते थे ना एक भी बच्चा आएगा तो भी मैं पढ़ाऊंगी, तो उनका quorum क्या था, एक बच्चा। ठीक है, तो 0 बच्चा आते तो वो नहीं पढ़ाते, पर एक भी बच्चा आएगा तो वो पढ़ाएंगे। तो वैसे यहाँ पे quorum है कि इतने लोग आ जाएंगे तो भी हम मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम था। तो पहला है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, उसके बाद में 50 मेंबर्स इन द लोकसभा एंड 25 मेंबर्स इन द राज्यसभा। ठीक है, 500 में से 550 में से 50 मेंबर और 25 मेंबर आ जाएंगे लोकसभा राज्यसभा में, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस आ जाएंगे, तो ये इनका quorum है और वो मीटिंग कर लेंगे। ये कहाँ मेंशन है, 103 में। ठीक है, 100 पार्ट 3 में। उसके बाद में अगर तुमको 100 मार्क्स लाना है तो तुमको 1/10 लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, अपने तीनों दोस्तों को लेके ऐसे याद कर लेना। The maximum strength of Lok Sabha House of the People as stipulated by the Constitution is, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है तो वो इनमें से कितनी है। देखो आपको बेयर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप नोट से नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, क्योंकि इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने डिटेल में कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े आप अटक जाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक दो बारी भी पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा माइंड में। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे। तो 552 इज दी करेक्ट आंसर, ये तो सबको पता ही होता है वैसे। अपर लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट कर दी थी कि 552 तो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, 530 स्टेट से आएंगे, 20 यूटी से आएंगे, 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस आएंगे। आ रही है बात समझ में। उसके बाद में 104 अमेंडमेंट एक्ट से जो ये एंग्लो इंडियन वाला है ना, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब कितना है, 550 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी जो है कैप डाउन टू 550 क्योंकि एंग्लो इंडियन हम हटा चुके हैं। ओके, बट फिर भी यहाँ पे जो कैप है वो 552 है। ये देखो 2 एंग्लो इंडियन हटा दी हमने, ब्रिंगिंग एक्टिव ऑपरेशनल कैप्स डाउन टू 550। दो हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक एग्जाम्स फ्रिक्वेंटली लुक फॉर 552 एज द बेस लाइन। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ अ टाइड वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, एक बार इसको देख लूँ मैं एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 550। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद इसको 550 कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ अ टाइड वोट इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, अगर लोकसभा इलेक्शन में टाई हो जाता है वोट, ठीक है, 50-50 पे बंट गया, तो स्पीकर का क्या रोल होगा। ठीक है, डिसाइड बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, वोट्स टू ब्रेक द टाई, डज नॉट पार्टिसिपेट या रेफर्स द डिसीजन टू द प्रेसिडेंट। तो इनमें से वो क्या करेगा, तो इसमें से वो वोट करेगा टू ब्रेक द टाई। कास्टिंग वोट कहते हैं इसको। स्पीकर का पर्सनल प्रेफरेंस पे नहीं, मतलब वो वोट करेगा, वो पर्सनल प्रेफरेंस हो गया, बट वोट थोड़ा पॉलिटिकल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, वोट्स टू ब्रेक द टाई, ये रहा आर्टिकल 100 में, इसको कास्टिंग वोट कहते हैं। ठीक है, जब स्पीकर वोट करता है टाई के अंदर, ठीक है, डेडलॉक हो जाए, टाई हो जाता है, तो उसमें स्पीकर अपनी पावर यूज़ करता है द कास्टिंग वोट, टाई को ब्रेक करके ऑर्डर मेंटेन करने की। ठीक है, वैसे जो स्पीकर है ना वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब सब लोग वोट डाल रहे हैं उस टाइम स्पीकर वोट नहीं डालेगा। स्पीकर वोट तब डालेगा जब टाई हो जाएगा, और टाई होगा तो उस टाइम वो जो वोट डालेगा उसको कहते हैं कास्टिंग वोट। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 100 में। अरे बात समझ में। उसके बाद में देखो 100 में है और 102 में हम अभी पढ़ के आए थे, क्या पढ़ा था हमने, अगर आपको याद है तो 102 में नहीं, सॉरी 103 में, कि 100% अटेंडेंस लगाना 3 दोस्तों को लेके, कहाँ पे, कोरम मेंटेन करने के लिए पार्लियामेंट में। ठीक है, विच बॉडी हैज़ द पावर टू अमेंड द यूनियन एंड स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किसके पास पावर है कि वो यूनियन और स्टेट पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अमेंड कर सकता है। तो ठीक है, ऑफकोर्स पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई वो अमेंड कर सकता है, चीज़ें हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट तो अमेंड नहीं कर सकता है ना, कॉमन सेंस है ये। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स मैटर्स नॉट एनुमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट रेस्ट एक्सक्लूसिवली विद, मतलब जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कोई ऐसा मैटर हो गया होगा ना, कोई ऐसी सब्जेक्ट रह गया होगा जो इन तीनों में मेंशन है। जैसे अभी AI आ गया, ठीक है, या इंटरनेट आ गया, या ये सोलर पैनल्स वगैरह आ गए। ठीक है, तो ये जो है AI वगैरह जो है डिजिटल जो सब्जेक्ट है, अगर वो किसी भी तीनों लिस्ट में नहीं है तो वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, मतलब हमने मेंशन नहीं किया है, तो उस पर लॉ बनाने का राइट अल्टीमेटली किसका होगा, तो आंसर विल बी द पार्लियामेंट। ठीक है,
क्योंकि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 248 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एग्जीक्यूटिव इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इन तीनों में से एक सही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेचर हो जाएगा तो एग्जीक्यूटिव होगा ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। सेम बात रिपीट कर रहे हैं ये, तो ये हिंट दे रहे हैं कि इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। अच्छा, द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। इनमें से कौन सा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अपन इनको बारी बारी देखते हैं। इसका आंसर देखो एक बारी। हाफ एन आवर डिस्कशन ये है, 0 आवर डिस्कशन है, 2 आवर शॉर्ट डिस्कशन ये है, फुल डे डिस्कशन ये पार्ट नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Parliament has the power to regulate the right of citizenship in India under Article 11. The President has power to regulate the right of citizenship in India under Article 11. ठीक है, इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास राइट है, दूसरा कह रहा है प्रेसिडेंट के पास राइट है। तो पार्लियामेंट के पास राइट है, प्रेसिडेंट के पास नहीं राइट है। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगा, आ रही है बात समझ में। तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है पावर, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। सो वी आर डन विद द टुडेज क्लास।